अस्सलामुअलैकुम। बोलते एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर कॉमर्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के अकाउंटिंग की एग्जाम हिस्ट्री 2013 रेगुलर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम हिस्ट्री बोलते एमसीक्यूज इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का आज का एपिसोड। आज के पहले एमसीक्यू में कहा गया The basic purpose of preparing a bank reconciliation statement is to, जो बुनियादी मकसद होता है एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बनाने का, यानी कैश बुक के मुताबिक हमारा बैंक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे बैंक के बैलेंस को टैली करना, बराबर लाने का जो अमल होता है, इसका बुनियादी मकसद क्या होता है। Determine cash in hand, determine cash in bank, correct and update cash book record, know the financial position of business। तो बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने का मकसद होता है कि हम अपने कैश बुक के रिकॉर्ड को करेक्ट कर लें, अपडेट कर लें। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट एंड अपडेट कैश बुक रिकॉर्ड्स। सेकेंड एमसीक्यू है प्री पेमेंट। एक पहले से की जाने वाली अदायगी इनिशियली इब्तदाई तौर पर रिकॉर्ड की जाती है आइदर या तो एज एन, यानी ये कह रहा है कि अगर आप एडवांस में पहले से कोई खर्चा पेमेंट के तौर पर दे देते हो तो आप उसे किस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, एसेट के तौर पर या लाइबिलिटी के तौर पर, एसेट या इनकम के तौर पर, एसेट या एक्सपेंस के तौर पर, एक्सपेंस या लाइबिलिटी के तौर पर। तो हमें मालूम है कि अगर हम किराया एडवांस में पहले से पे कर देते हैं तो हम उसे प्रीपेड रेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम उसे रेंट एक्सपेंस के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है ये पेमेंट या तो प्रीपेड के तौर पर यानी एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगी या फिर एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी ऑप्शन दुरुस्त है कि या तो हम उसे प्रीपेड नाम के एसेट के तौर पर या फिर रेंट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए एक प्री पेमेंट इब्तदाई तौर पर रिकॉर्ड हो सकती है या तो प्रीपेड यानी एसेट के तौर पर या फिर एक्सपेंस के तौर पर। थर्ड में कहा गया द अकाउंट्स डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर। वो अकाउंट्स, वो खाते जिन्हें ज़रूरत नहीं होती कि हम उन्हें एडजस्ट करें किसी मालियाती साल के इख्तिताम पर। तो वो अकाउंट जिसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रीपेड एक्सपेंस को, एक्सपेंस को, कैश इन बैंक को या रेवेन्यूज़ को। तो हम जानते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज का मकसद ही होता है एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट को अपडेट करना। तो इसका मतलब है बी और डी तो नहीं हो सकता। बाकी हम जानते हैं कि प्रीपेड की भी एडजस्टमेंट होती है, तो इसका मतलब है ए भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर हम उन अकाउंट्स को जिन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत फिस्कल ईयर के इख्तिताम पर नहीं होती वो कैश एंड बैंक होते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, कैश एंड बैंक। नंबर नेक्स्ट में कहा गया द अकाउंट या अकाउंट्स यानी खाता या खाते नॉट शोन नहीं दिखाए जाते पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका कि एक होता है जर्नल एंट्री के जरिए बनाया जाने वाला ट्रायल बैलेंस जिसे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहा जाएगा। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, जबकि क्लोजिंग एंट्रीज बनने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो पोस्ट क्लोजिंग यानी क्लोजिंग बनने के बाद का ट्रायल बैलेंस कहलाता है। जब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है तो यकीनी तौर पर एक्सपेंस और इनकम क्लोज हो चुके होते हैं, बच गए होते हैं आपके पास एसेट्स, लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रा एसेट्स और कैपिटल। अब वो पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होते। कॉन्ट्रा एसेट्स, तो जी कॉन्ट्रा एसेट्स शो होते हैं। ड्राइंग
हाँ जी, ड्राइंग जो है वो शो नहीं होती। करंट एसेट्स ये शो होते हैं, मर्चेंडाइज एंडिंग शो होती है। इसका मतलब है ड्राइंग शो नहीं होती, क्योंकि जो हम चौथी क्लोजिंग बनाते हैं अपनी, उस चौथी क्लोजिंग में हम ड्राइंग को क्लोज करते हैं। ड्राइंग आती है बढ़ती है तो डेबिट, क्लोज करना है तो हम ड्राइंग को करते हैं क्रेडिट और कैपिटल को कर देते हैं डेबिट। इस तरह ड्राइंग क्लोज हो जाती है और ड्राइंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं पहुंचती। तो बी, ड्राइंग इज द राइट आंसर, जो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाई जाती। नंबर 5 में कहा गया अ कैश बुक मे बी कॉल्ड अ 3 कॉलम कैश बुक ड्यू टू 3 कॉलम्स ऑफ। एक कैश बुक को 3 कॉलम वाली कैश बुक कहा जा सकता है उसके किन 3 कॉलम्स की वजह से? डेट पार्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, डिस्काउंट कैश बैंक, डेट कैश इन बैंक, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट और कैश। तो हम जानते हैं कि कैश और बैंक तो रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पे होती हैं, जबकि एक तरफ सेल डिस्काउंट और एक तरफ परचेज डिस्काउंट होता है, जिसे सिर्फ डिस्काउंट के नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर, डिस्काउंट कैश एंड बैंक। नंबर 6 में कहा गया द टर्म बैलेंसिंग मीन्स टू। टर्म बैलेंसिंग का क्या मतलब है? टैली करना बोथ साइड ट्रायल बैलेंस का, टैली करना बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट का, रिकंसाइल करना कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को, ये कैलकुलेट करना और लिखना अकाउंट का बैलेंस। तो जी, बैलेंसिंग का मतलब ही होता है कि कैलकुलेट करना और लिखना अकाउंट के बैलेंस को। तो डी इज द राइट आंसर। नंबर 7 में कहा गया द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है? अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग बुक कीपिंग का एक हिस्सा है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर द सेम। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है किताबों की जांच पड़ताल करना। तो इन चारों ऑप्शन में स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग करना, बुक्स बनाना दरअसल अकाउंटिंग का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट में कहा गया अ लेजर कंसिस्ट ऑफ। एक लेजर मुश्तमिल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नल एंट्रीज, अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या स्पेशल जर्नल। तो हम जानते हैं कि जब जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं तो उन जर्नल एंट्रीज को हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में। इसे लेजर पोस्टिंग कहा जाता है और लेजर पोस्टिंग हम एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, यानी अलग अलग अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग की जाती है। तो इसका मतलब एक लेजर मुश्तमिल होता है अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, सी ऑप्शन। अ चेक विद अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड। एक ऐसा चेक जिस पर मुस्तकबिल की तारीख यानी आने वाले दिनों की तारीख लिखी होगी, उसे क्या कहेंगे? कैंसल चेक, डिसऑनर्ड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। तो हम जानते हैं कि पोस्ट का लफ्जी मतलब ही होता है बाद। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होगा ऐसा चेक जिस पर पोस्ट यानी बाद में आने वाली तारीख दर्ज हो। तो इसका मतलब है फ्यूचर डेट वाले चेक को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जा सकता है। नंबर 10 में कहा गया द आइटम्स शोन इन बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज। वो आइटम जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग। तो हमें एक बात मालूम है कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हुए जब मर्चेंडाइज ओपनिंग में परचेजेस को ऐड करते हैं तो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आता है। उसमें से मर्चेंडाइज एंडिंग को लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। मतलब मर्चेंडाइज एंडिंग इनकम स्टेटमेंट में आता है और यही मर्चेंडाइज एंडिंग बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट दिखाया जाता है। इसका मतलब है मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज क्लोजिंग एक ऐसा अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग वो अकाउंट होता है जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाया जाता है। नंबर 11 में कहा गया द ऑनर्स क्लेम। मालिक का दावा ऑन द बिजनेस, कारोबार पर क्या कहलाता है?
एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज या ऑनर इक्विटी। तो यकीनी तौर पर मालिक का जो दावा होगा कारोबार पर वो मालिकाना जिम्मेदारी यानी ऑनर इक्विटी कहलाएगी। डी इज द राइट आंसर। फ्रॉम स्पेशल जर्नल्स टू सब्सिडियरी लेजर्स पोस्टिंग इज मेड। स्पेशल जर्नल से सब्सिडियरी लेजर में पोस्टिंग की जाती है फॉर ईच रिलेटेड अकाउंट या ईच रिलेटेड रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। तो हम जानते हैं कि स्पेशल जर्नल में होने वाली हर एक पोस्टिंग सब्सिडियरी लेजर में जाती है, तो फॉर ईच रिलेटेड रिकॉर्ड को जो है वो हम स्पेशल जर्नल से सब्सिडियरी लेजर में पोस्ट करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नंबर 13, दिस इज अ नॉन करंट एसेट। आपको मालूम है नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। ऐसे एसेट्स जो कई फाइनेंशियल पीरियड में अपना बेनिफिट देते हैं, तो इसने कहा है ये एक नॉन करंट एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, फिक्सचर या प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपको मालूम होना चाहिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेड ये सब करंट एसेट होते हैं, जबकि फर्नीचर एंड फिक्सचर या सिर्फ फिक्सचर का जो अकाउंट होता है यही दरअसल नॉन करंट एसेट है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहा गया all the accounts have normally credit balance except। तमाम अकाउंट्स का आमतौर पे क्रेडिट बैलेंस पाया जाता है सिवाय। तो वो कह रहा है कि तमाम अकाउंट्स का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस है सिवाय इस एक के, यानी उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो हमें ढूंढना है ऑप्शन में कि बाकी सब तो क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, ये एक जो है वो नहीं रखता। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आप जानते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है बढ़ता है क्रेडिट होता है, ये तो क्रेडिट बैलेंस ही रख रहा है। परचेज डिस्काउंट ये भी क्रेडिट बैलेंस रखता है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ये डेबिट बैलेंस रखता है, जबकि कमीशन इनकम अगेन क्रेडिट बैलेंस रखता है। मतलब ए, बी और डी सब क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, जबकि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आता है बढ़ता है डेबिट होता है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं रखता। तो उसके स्टेटमेंट के मुताबिक जो सही आंसर होना चाहिए वो यकीनी तौर पर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को होना चाहिए कि ये क्रेडिट बैलेंस नहीं रखता। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज कॉल्ड। बैलेंसेस अकाउंट्स का लेकर उनकी एक लिस्ट, एक तरतीब को लेकर डेबिट और क्रेडिट कॉलम के साथ प्रेजेंट करना क्या होता है? स्पेशल जर्नल, ट्रायल बैलेंस, शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल या जर्नल लेजर। तो हम जानते हैं कि अकाउंट्स का बैलेंस करके उनका बैलेंस बी बाई डी को जो हम लिया करते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में, वो ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। तो बी, ट्रायल बैलेंस इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ऑनर्स इक्विटी। नीचे दिया गया ऑनर इक्विटी को मुतासिर नहीं करता। लॉस, तो हम जानते हैं लॉस कैपिटल को ट्रांसफर होता है, ऑनर इक्विटी को मुतासिर करता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इससे भी ऑनर इक्विटी मुतासिर होती है, ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है, लॉस से कम हो जाती है। ड्राइंग से ऑनर इक्विटी यकीनी तौर पर कम हो जाती है। रिडेम्पशन ऑफ लोन, कर्जे को वापस करना। कर्जे को वापस करना एक ऐसा इवेंट है जिससे ऑनर इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो डी इज द राइट आंसर। रिडेम्पशन ऑफ लोन, कर्जे की वापसी, एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा वाकया है जिससे ऑनर इक्विटी मुतासिर नहीं होती। नंबर 17 में कहा गया इनवॉइस मीन। इनवॉइस को हम उर्दू में रसीद कहते हैं। हम किसी दुकानदार के पास जाएं, कोई चीज़ लें, तो वो उसका सबूत एक रसीद की शक्ल में हमें देता है। तो अब इनवॉइस का क्या मतलब है? लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, डिटेल्स ऑफ सेल फॉर अ ट्रांजैक्शन, लिस्ट ऑफ कैश सेल या लिस्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल। तो यकीनी तौर पर इनवॉइस में वो डिटेल होती है सेल की जो हमने किसी कारोबारी वाक़े में की होती है। बी इज द राइट आंसर, डिटेल ऑफ सेल फॉर अ ट्रांजैक्शन। कहा गया एन एंट्री, एक दाखिला, एक जर्नल एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इज कॉल्ड। एक एंट्री जिसके एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री या ट्रिपल एंट्री। तो हम यकीनी तौर पर जब एक
डेबिट और एक क्रेडिट होता है तो उसे सिंपल एंट्री कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होंगे तो हम उसे कंपाउंड एंट्री कहेंगे। तो बी, कंपाउंड एंट्री इज द राइट आंसर। कहा गया द मोस्ट सुइटेबल बुक, सबसे मौजू किताब फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश इज। जब हम मर्चेंडाइज को, सामान्य तिजारत को खरीदते हैं कैश पर, तो उसके लिए सबसे मौजू किताब कौन सी है? परचेज जर्नल, जनरल जर्नल, कैश बुक या पेटी कैश बुक? तो हमें पता है कि परचेज जर्नल क्रेडिट मर्चेंडाइज की खरीद के लिए होता है, और कैश पर मर्चेंडाइज की खरीद के लिए सबसे बेस्ट कैश बुक होगा, क्योंकि उससे कैश आने और जाने का काम होता है। सी इज द राइट आंसर, कैश बुक। A note to customer when substandard goods are returned back is, एक नोट टू कस्टमर, ग्राहक को दिया जाता है जब सब स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न बैक होकर आते हैं। तो हम ग्राहक को माल बेचते हैं, ग्राहक जो है वो खरीदता है माल, हम बेचते हैं, तो हम सेल जर्नल में सेल को रिकॉर्ड करते हैं। जब यही माल वापस आ जाता है तो रिटर्न बैक होने की सूरत में उसे हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में हम जो नोट हमारे कस्टमर को इशू करते हैं वो होता है क्रेडिट नोट, जिसमें हम उसे इतला देते हैं कि आपका माल वापस आने की वजह से सेल्स रिटर्न होने की बिना पर हमने आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके कम कर दिया है। तो राइट आंसर यकीनी तौर पर सी यानी क्रेडिट नोट होगा। ये हमारे 2013 के एग्जाम हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। मुझे नीड होगी कि आप ज़रूर और ज़रूर मुझे बताएं कि इनमें से कितने आंसर्स आपके दुरुस्त हुए, ताकि थोड़ा सा मेरा भी आइडिया डेवलप हो कि स्टूडेंट्स की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितने एमसीक्यूज़ उन्हें पहले से आते थे, कितने एमसीक्यूज़ ने यहाँ उनकी मदद की है। अपने लाइक, अपने कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये एक टॉनिक है हमारे लिए एक जज्बा है मज़ीद ऐसी और वीडियोस लाने का। तो जुड़े रहिए खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ एक और नई वीडियो के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।